हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी ने कक्षा 9 में विषय विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान यानी अध्याय 5 में भाग 1 पढ़ा। भाग 1 में आपने जाना कि कोशिका क्या होती है, आपने जाना कि कोशिका की खोज किसने की, केंद्रक की खोज किसने की, जीव द्रव्य नाम किसने दिया, आपने जाना कि कोशिका सिद्धांत क्या होता है, किसने दिया। उसके बाद आपने जाना एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, आदि अनेक चीज़ों के बारे में आपने जाना था। अब आते हैं भाग 2 में, उसके आगे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है कोशिका किसकी बनी होती है। कोशिका किसकी बनी होती है और कोशिका का संगठन क्या है। कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है। संरचनात्मक संगठन क्या है, अब हम ये पढ़ेंगे। कोशिका, आपने पढ़ा कि एक कोशिका में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो बाहरी आवरण होगा, जिसे हम अगर हम पौधे की बात करें तो पौधे में 2 आवरण होती हैं। एक होती है सबसे बाहरी कोशिका झिल्ली, एक होती है जीवद्रव्य झिल्ली या कोशिका झिल्ली। तो अभी हम सिर्फ एक ही स्तर को पढ़ाएंगे, क्योंकि हमें सभी कोशिका के बारे में बताना है। पादप कोशिका की बात आगे हम करेंगे। अभी हम सिर्फ एक आउटर कवरिंग बना रहे हैं, जो कि कहलाता है आपका कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली या इसे हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली। आपको पता है कि कोशिका के अंदर के समस्त भाग को क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य के अंदर क्या होता है, तो जीव द्रव्य के अंदर उसका केंद्रक होता है बीचों बीच, जिसके अंदर आपको बताए थे डीएनए होता है जो गुणसूत्र बनाता है, ठीक है। और उसके चारों तरफ का जो द्रव है वो क्या कहलाता है, यानी ये पूरा भाग केंद्रक के चारों तरफ, केंद्रक को छोड़ दो, उसके बाद जो भी पदार्थ बचता है उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसी कोशिका द्रव्य के अंदर ही क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग कोशिकांग। जैसे मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गाल्जी अपरेटस होता है यानी गाल्जी बॉडी। उसके बाद राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अगर पादप कोशिका है तो उसमें बड़ी वैक्यूल पाई जाती है, रिक्तिका पाई जाती है, और उसमें इस तरह से हरित लवक पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, आदि चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये कोशिका का एक सामान्य रूप है, जिसमें कम से कम इतनी चीज़ें तो पाई ही जाती हैं। कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहा जाता है। ये बात तो आप जान चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी एक कोशिकांग है, गाल्जी बॉडी भी एक कोशिकांग है, हरित लवक भी एक कोशिकांग है, रिक्तिका भी एक कोशिकांग है। तो कोशिका में विशिष्ट घटक पाए जाते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। अगर आप किसी भी कोशिका को इस तरह से माइक्रोस्कोप में अगर देखोगे तो आपको इस तरह से संरचना दिखाई देगी। 3 गुण हर प्रकार की कोशिका में पाए जाएंगे। वो 3 गुण कौन कौन से हैं? 3 गुण सभी प्रकार की कोशिका में पाए जाते हैं। सभी प्रकार की कोशिका में पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला, उसमें प्लाज्मा झिल्ली जरूर होगी, प्लाज्मा झिल्ली जरूर होगी। दूसरा, उसमें केंद्रक जरूर होगा। और तीसरा, उसमें कोशिका द्रव्य होगा। ये 3 गुण सभी प्रकार की कोशिका में पाए जाते हैं, चाहे वो जंतु कोशिका हो, चाहे पादप कोशिका, चाहे कवक हो, या चाहे कोई एक कोशिकीय जीव हो। ये 3 चीज़ें तो उनमें जरूर पाई जाती हैं। ये बात क्लियर है। और इन्हीं तीनों गुणों के कारण कोशिका के अंदर जितने भी क्रियाकलाप होते हैं वे संपन्न होते हैं।
कोशिका अपने बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक संबंध स्थापित कर पाता है इन्हीं गुणों के कारण। यानी कोशिका के अंदर जो भी कार्य होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन का काम करती है, यानी अब हम कहेंगे कोशिका में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। कोशिका में भोजन का निर्माण कैसे होता है, हरित लवक के द्वारा। कोशिका में उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है गाल्जी बॉडी द्वारा। यानी कोशिका में जो भी आवश्यक क्रियाकलाप है वो कोशिका द्रव्य के कारण, प्लाज्मा झिल्ली के कारण और केंद्रक के कारण होती है। और साथ ही साथ इसका अपने बाह्य पर्यावरण के साथ जो पारस्परिक संबंध होता है, यानी बाहरी पर्यावरण से किसी गैस को लेना है या किसी गैस को देना है, तो वो भी कार्य इन्हीं चीज़ों के माध्यम से, इन्हीं गुणों के माध्यम से होता है। प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य इन्हीं के माध्यम से होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप आगे पॉइंट लिखेंगे जो आपको लिखवाए हैं कि कोशिका किसकी बनी होती है और कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है। उसके बाद आप लिखेंगे कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। आगे लिखेंगे कि कोशिका में 3 गुण अवश्य पाए जाते हैं। कौन कौन से आप लिखोगे, प्लाज्मा झिल्ली, कॉमा केंद्रक तथा कोशिकांग। ठीक, आगे लिखोगे कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक संबंध इन्हीं गुणों के कारण होता है, इन्हीं गुणों के कारण होता है। बस अब आप पढ़ोगे एक एक चीज़ों के बारे में। जैसे आपने पढ़ा यहाँ पर कि एक कोशिका में सबसे बाहरी आवरण होता है जिसे हम कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ठीक है, तो अभी आप पढ़ोगे कि ये कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है। फिर आगे पढ़ोगे कि ये कोशिका द्रव्य क्या है, हरित लवक क्या है, ये गाल्जी बॉडी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, क्या काम होता है, इन सभी के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कोशिका के सबसे बाहरी आवरण से पढ़ते हैं कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। आइए, तो नेक्स्ट आपका हेडिंग होगा कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, इसे इंग्लिश में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आपने देखा कि कोशिका झिल्ली क्या है, कोशिका के सबसे बाहरी आवरण है, जो ज़्यादातर उसका कार्य क्या है कि वो एक तो कोशिका के अंदर किसी भी अणु को आर पार आने जाने देता है, और साथ ही अन्य जो पदार्थ हैं, जो अनावश्यक पदार्थ हैं, जो शरीर के लिए हानिकारक है, कोशिका के लिए हानिकारक है, उन कारकों को कोशिका के अंदर प्रवेश करने से भी रोकता है। यानी हम कह सकते हैं यह
कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है जो कोशिका के घटकों को बाह्य पर्यावरण से अलग करती है। यानी जो कोशिकाएं हैं, ये हमारी कोशिका है ना, बाहर का आवरण है, तो उनसे बाहर के आवरण को कोशिका के अंदर के जो पार्ट हैं उनसे कौन अलग कर रहा है? इसका सबसे बाहरी आवरण कौन सा है? प्लाज्मा झिल्ली। तो प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका के अंदरूनी जो घटक हैं उनको बाह्य पर्यावरण से अलग करता है। दूसरा, यह कोशिका के कुछ पदार्थों को कोशिका के अंदर तथा बाहर आने जाने देता है। कुछ ही पदार्थों को कोशिका के अंदर आने और जाने की परमिशन देता है, यानी कह सकते हैं ये एंट्री गेट है। अगर आप देखो तो ये जो आपका कोशिका है, कोशिका को चारों तरफ से कौन घेरे हुए हैं? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। तो ये बाह्य वातावरण यानी ये बाहर का भाग है, तो बाह्य पर्यावरण से कोशिका के आंतरिक घटकों को अलग करता है। ठीक है, बीच में ये बैरियर लग गया, यानी बाहरी आवरण का कोई संपर्क इनसे नहीं होता है। दूसरा कि कोशिका झिल्ली कोशिका के अंदर कुछ ही पदार्थों को आने और जाने देती हैं। जैसे मान लो O2 कोशिका के अंदर चला गया, CO2 कोशिका के बाहर आ गया, या जल है, जल कोशिका के अंदर गया या जल कोशिका के बाहर आया। तो इनको आने जाने के लिए तो ये जो प्लाज्मा झिल्ली आप देख रहे हो ना, ये इन अणुओं को आने जाने देती हैं, लेकिन वे पदार्थ जो कोशिका के लिए हानिकारक हैं उन्हें कोशिका के अंदर आने और जाने की अनुमति नहीं देता। कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिन्हें कोशिका के अंदर जाने नहीं देता। जैसे यहाँ पर हमारी जो कोशिकाएं हैं ना, उनके पास उनका प्लाज्मा झिल्ली है, तो ये क्या करती हैं? बाह्य वातावरण से हमारी सुरक्षा करती हैं। बाह्य वातावरण में बहुत से अनेक चीज़ें होंगी, बैक्टीरिया होंगे। मान लो बैक्टीरिया उड़ रहे हैं, जैसे आपने कोरोना वायरस के बारे में सुना, कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस हमारे इनके थ्रू क्यों नहीं अंदर जा पाता? क्यों? मुंह नाक के थ्रू ही जाता है, क्योंकि मुंह और नाक हमारे सीधे इंटरनल बॉडी में चले जाते हैं। लेकिन ये हमें कोरोना वायरस को अंदर नहीं जाने देगा। मान लो कि ये कोरोना वायरस है, ठीक है, लंबी लंबी सींगें इसके और इसके बड़े बड़े दांत हैं, और ये आना चाह रहा है कोशिका के अंदर, तो ये नहीं आ पाएगा, क्योंकि चारों तरफ क्या है? प्लाज्मा झिल्ली। तो प्लाज्मा झिल्ली किसी भी अन्य बाह्य पदार्थों को प्रवेश करने से रोकती है। तो आप क्या लिखेंगे कि यह कुछ पदार्थों को कोशिका के अंदर तथा बाहर आने जाने देता है, तथा कुछ पदार्थों की गति को रोकता है। गति नहीं कहेंगे, प्रवेश कहेंगे, कि पदार्थों के प्रवेश को रोकता है। पदार्थों के प्रवेश को रोकता है। अतः प्लाज्मा झिल्ली को इसलिए क्या कहते हैं? वर्णात्मक पारगम्य
झिल्ली, ठीक है, इसे कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्लियर है बात? इसलिए इसे हम वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ही पदार्थों को कोशिका के अंदर और बाहर आने जाने की अनुमति देता है और अन्य पदार्थ ऐसे हैं जिनकी प्रवेश को ये रोकता है। तो इस वजह से इसे हम वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं कि सिर्फ सेलेक्टेड अणुओं को ही वो अंदर बाहर जाने देता है, कोशिका के बाकी अन्य पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर जाने से रोकता है। इसीलिए इसे हम वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोशिका झिल्ली कैसी झिल्ली है? प्लाज्मा झिल्ली कैसी झिल्ली है? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है। क्यों कहते हैं वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली? क्योंकि यह कोशिका के अंदर कुछ ही पदार्थों के प्रवेश को अनुमति देता है और अन्य पदार्थ जो कोशिका के लिए हानिकारक हो सकते हैं उनके प्रवेश को रोकता है। इसलिए हम इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। क्लियर है बातें? अब बात आती है कि आखिर कैसे कोशिका के अंदर अणुओं का गमन होता है। कैसे कोई अणु, मान लो ये कोई कोशिका है, तो इस कोशिका के अंदर या बाहर, मान लो ऑक्सीजन, मान लो CO2, मान लो ऑक्सीजन को कोशिका के अंदर आना है तो कैसे आता है? मान लो कोशिका के अंदर CO2 है, CO2 को कोशिका से बाहर जाना है तो ये कैसे होता है? तो इसको समझने के लिए आपको पहले एक प्रक्रिया समझनी होगी जिसे कहते हैं विसरण। इसे इंग्लिश में कहते हैं डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न या विसरण, ये क्या होता है? तो विसरण एक प्रक्रिया है जिसमें अणु अपने उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गति करते हैं प्राकृतिक रूप से। अभी आप पहले याद कर लो, फिर अभी मैं समझाता हूँ इसको। विसरण क्या है? कि विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें अणु अपनी उच्च सांद्रता यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन, अभी सब समझा देंगे आपको, हाई कॉन्सेंट्रेशन से निम्न सांद्रता यानी लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाती है, विसरण कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो इसको कि विसरण प्रक्रिया क्या है, इसको समझना। जैसे आप अपने घर में कोई भी अगरबत्ती जलाते हो मच्छर भगाने के लिए, मान लो कोई अगरबत्ती आपने जलाया, ठीक है, तो जलने के बाद उससे जो धुआं निकलता है, जो गैस निकलती है, गैस में अणु होगा, है ना। तो देखो यहाँ पर ढेर सारे गैस के अणु हैं, जहाँ जलाए हो वहाँ ढेर सारे गैस के अणु हैं। कमरे के एक कोने में आपने इसको रख दिया और आप खड़े हो यहाँ पे, ठीक है, आप खड़े हो यहाँ पे, मोबाइल चला रहे हो, ठीक है, मोबाइल चला रहे हो। किसी और ने, किसी बच्चे ने यहाँ पर अगरबत्ती जला दी, लेकिन आपको, आप वहाँ खड़े हो तब भी आपको महकने लगता है कि कोई अगरबत्ती जल रही है, तो कैसे? इसी बात को समझिएगा। ये प्राकृतिक रूप से होता है कि जब गैस के अणु जहाँ पर ज़्यादा हैं, कोई भी अणु, सिर्फ गैस के ही नहीं, गैस, द्रव, ठोस, कोई भी अणु, जहाँ पर अणुओं की सांद्रता यानी अणुओं की संख्या ज़्यादा होती है, वे अपने ज़्यादा संख्या से कम संख्या की तरफ जाते हैं। मान लो कि ये जो गैस के अणु हैं वे यहाँ पर ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर तो नहीं होंगे क्योंकि अगरबत्ती तो यहाँ जली है। तो ये जो गैस के अणु हैं अपनी उच्च सांद्रता से, ये कहाँ पर है? उच्च सांद्रता है यहाँ पर,
हमने यहाँ पर अगरबत्ती को जलाया है तो अगरबत्ती के धुएं के अणु यानी गैस के अणु की उच्च सांद्रता उच्च यहाँ पर है, गैस के अणु यहाँ पर ज़्यादा होंगे, यहाँ पर तो इस गैस के अणु नहीं होंगे, यानी ये क्या है, निम्न सांद्रता वाला क्षेत्र है। तो जब हम किसी अगरबत्ती को जलाते हैं तो उसमें से जो गैस के ढेर सारे अणु निकलते हैं वहाँ पर उसकी सांद्रता उच्च होती है। तो ये प्राकृतिक रूप से होता है कि अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएं। यही कारण है कि जो अगरबत्ती के धुएं के अणु हैं, गैस के अणु हैं, वे चारों तरफ फैल जाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से इस व्यक्ति को सुंघाई देने लगेगा। ठीक है, यही कारण है कि हम अगरबत्ती वहाँ जलाते हैं, हमें यहाँ तक सुगंध उसकी आती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर हम जलाए हैं वहाँ पर गैस के अणुओं की सांद्रता अधिक है। तो जहाँ पर गैसों के अणुओं की सांद्रता अधिक होती है वो अपने अधिक सांद्रता की तरफ से निम्न सांद्रता वाली क्षेत्र में, यानी यहाँ पर जहाँ पर अगरबत्ती नहीं जली है वहाँ तक वो फैलते हैं। तो यही कहलाती है विसरण। अणु, गैस के अणु है ना, ये कैसे अणु हैं, गैस के अणु। तो अणु अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाते हैं, यही प्रक्रिया कहलाती है विसरण। क्लियर है बात? अब देखो, इतनी बात आपको समझ में आई कि यानी जहाँ पर गैस के अणु ज़्यादा होंगे, मान लो यहाँ पर गैस के अणु ज़्यादा हैं, ठीक है, यहाँ पर गैस के अणु ज़्यादा हैं, उच्च सांद्रता है। जहाँ पर अणु ज़्यादा होंगे वहाँ पर सांद्रता भी उसकी उच्च होगी, और यहाँ पर मान लो अणु बहुत कम है। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा, निम्न सांद्रता। निम्न सांद्रता। मान लो कि ये CO2 गैस है, CO2 गैस के अणु इतने सारे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर CO2 गैस के अणु कम हैं। तो ये प्राकृतिक रूप से होता है कि अणु अपनी उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाने लगते हैं। तो यहाँ से अणु कहाँ चले जाएंगे, निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में। तब तक जाते हैं जब तक कि दोनों का जो सांद्रता है वो बराबर ना हो जाए। जब दोनों की ओर की दोनों जगहों की सांद्रता बराबर हो जाएगी, दोनों जगहों पर गैस के अणुओं की जो मात्रा है वो बराबर हो जाएगी, तो विसरण प्रक्रिया बंद हो जाती है। क्लियर बात? तो यही बात आपको समझाना चाहते हैं कि कोशिका के अंदर भी जो पदार्थ होते हैं वो विसरण के माध्यम से ही जाते हैं। ठीक, ये मान लो कोशिका है, तो कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बनते रहते हैं। तो यहाँ पर ढेर सारे कार्बन डाइऑक्साइड बनते रहते हैं कोशिका के अंदर। तो बताओ, कोशिका के अंदर बन रहे हैं तो यहाँ पर उसकी सांद्रता क्या होगी, उच्च होगी। अगर हम बाह्य वातावरण की बात करें तो बाह्य वातावरण में CO2 की सांद्रता इनकी अपेक्षा क्या होगी, कम होगी। तो जाहिर सी बात है, कोशिका से उच्च सांद्रता से अणु निम्न सांद्रता की ओर जाने लगेंगे, और इसी के द्वारा CO2 कोशिका के अंदर से बाहर चले जाते हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा? विसरण की प्रक्रिया द्वारा। ठीक, अब आपसे कोई पूछे कि कोशिका के अंदर अणु किस प्रक्रिया के माध्यम से अंदर से बाहर या बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, तो विसरण प्रक्रिया के माध्यम से। मान लो, अब देखो, कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग होता है, तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, ऑक्सीजन बार बार इसका उपभोग हो रहा है, ऑक्सीजन खर्च होता है, कोशिका के अंदर ऑक्सीजन खर्च होता है। जब आप बड़े क्लास में चले जाओगे तब बताया जाएगा कि कैसे खर्च होता है। अभी बस इतना जानो कि यहाँ पर ऑक्सीजन खर्च होता है। तो जब खर्च होता है तो यहाँ पर ऑक्सीजन के अणुओं की मात्रा कम होगी, तो यहाँ पर निम्न सांद्रता होगा। लेकिन बाहर ऑक्सीजन अधिक होता है, बाहर ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक है। तो बताइए, अणु किधर से किधर जाएंगे, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, यानी ऑक्सीजन बाहर से अंदर की तरफ चले जाते हैं। तो ये भी क्या कहलाया, विसरण ही तो कहलाया, क्योंकि अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जा रहे हैं, यानी ये क्या कहलाया, विसरण। क्लियर है बात या नहीं? इतनी बातें पहले आप समझ लीजिए। पहला आप याद करिए कि विसरण क्या होता है। अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना विसरण कहलाता है। चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे ऑक्सीजन हो, या चाहे जल हो, H2O, सभी कोशिका के अंदर और बाहर किसके माध्यम से जाते हैं, विसरण प्रक्रिया के माध्यम से ही जाते हैं। लेकिन अभी इसके बारे में बात करेंगे, इसमें एक एक्सेप्शन भी है। अभी आप इतना याद करो कि कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका के अंदर उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बनते रहते हैं, इसलिए यहाँ पर इनकी सांद्रता उच्च हो जाती है। बाह्य वातावरण में CO2 की सांद्रता कम होती है, इसलिए कोशिका से CO2 बाहर चली जाती है।
कोशिका के अंदर O2 लगातार खर्च होता रहता है और इस वजह से कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का सांद्रता कम होता है, बाहर ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होती है, अतः बाहर से यानी उच्च सांद्रता से ऑक्सीजन निम्न सांद्रता यानी कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाती है। अब मैंने जल के बारे में बताया कि जल के बारे में एक्सेप्शन है, उसको भी समझ लीजिए होता क्या है। अगर हम बात करें कोशिका की, तो कोशिका के चारों तरफ क्या होता है? कोशिका झिल्ली, जो वर्णात्मक झिल्ली के रूप में काम करता है, परमिएबल सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। जल भी कोशिका के अंदर विसरण के माध्यम से ही जाता है, यानी जहाँ पर H2O ज़्यादा है, अगर मान लो यहाँ पर H2O बाहर जल की मात्रा अधिक है यानी उच्च सांद्रता है, और मान लो कोशिका के अंदर जल कम है, जल क्या है? कम है यानी निम्न सांद्रता है। अब बताओ भैया, आप बताओ पहले कि जल किधर से किधर जाएगा? बाहर से अंदर की तरफ जाएगा या अंदर से बाहर की तरफ जाएगा? बताइए। जल उच्च सांद्रता बाहर है और अंदर क्या है? निम्न सांद्रता, तो कहाँ जाएगा? जल बाहर से अंदर की तरफ यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जल जाता है। लेकिन यहाँ पर हम इसे विसरण नहीं कहेंगे, इस बात को ध्यान में रखो, हम इसे विसरण नहीं कहेंगे। विसरण हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के लिए कर सकते हैं, हम जल के लिए इस प्रक्रिया को विसरण नहीं कहते हैं। अब बात को बस ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जब जल के अणु किसी वर्णात्मक झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली से होकर जाती हैं, तब इसे परासरण कहते हैं, विसरण ना कह के परासरण कहते हैं। प्रोसेस वही है, कुछ नहीं है, बस नाम बदल जाता है, जल के कारण नाम बदल जाता है। इसे हम परासरण कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, इंग्लिश में ऑस्मोसिस। ठीक है, वही चीज़ें हैं, जल का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना, लेकिन प्लाज्मा झिल्ली की मदद से जा रहा है, तो इसे हम परासरण कहते हैं। गैस होगा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, तो हम उसे विसरण ही कहेंगे, लेकिन जल है तो जल के लिए हम क्या कहेंगे? परासरण। क्लियर है बात है? अब आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है, वहाँ पर कहा गया है कि यदि हम किसी कोशिका को, चाहे वो मनुष्य की कोशिका हो या पादप की कोशिका हो, यदि हम उसे किसी विलयन में रखते हैं, या जिसे हम, जो कि सांद्र भी हो सकता है या तनु विलयन भी हो सकता है, तो उस कोशिका का क्या होगा? आइए देखते हैं। यदि किसी कोशिका को शक्कर यानी चीनी या नमक के घोल में रखें तो क्या होगा? अब पहला केस ये आता है कि यदि तनु विलयन है, तनु विलयन है अर्थात जल की मात्रा अधिक, जल की मात्रा अधिक व शक्कर की मात्रा कम है, शक्कर की मात्रा कम हो तो क्या होगा? देख लीजिए। ठीक है, अभी आपको ये जानना है कि हम किसी कोशिका को एक ऐसे जल में डुबो दें जिसमें शक्कर मिला हुआ है। ठीक है, ये एक गिलास है जिसमें हमने क्या किया है? पानी है, और इस पानी में थोड़ा सा हमने नमक डाला है, बहुत ज़रा सा, यानी विलयन कैसा है? विलयन डाइल्यूट है। इसमें हमने जल की मात्रा ज़्यादा रखी है, नमक बहुत नाम मात्र रखा है। तब क्या होता है? जब हम इसमें किसी कोशिका को रखते हैं, ठीक है, ये कोई कोशिका है, तो जब हम किसी कोशिका को ऐसे विलयन में रखते हैं जहाँ पर जल क्या हो? अधिक हो, तब क्या होगा?
अब देखो यहाँ पर जल के अणु अधिक हैं और यहाँ पर जल की मात्रा कम है, तब जल की मात्रा कम है, तब क्या होगा, जल अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ आने लगेंगे, यानी जल बाहर से कोशिका के अंदर जाने लगेंगे और कोशिका फूल जाएगी। अब आप ये एक्सपेरिमेंट तो घर पे भी कर सकते हो। कैसे? आप एक किशमिश को ले लो, किशमिश भी एक सेल ही है, आप उस किशमिश को रात भर के लिए पानी में भिगो दो। आप देखोगे कि जो किशमिश आपने सिकुड़ी हुई रखी थी पानी में, शुद्ध पानी में, वो फूल जाएगी, सुबह क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, क्योंकि उसके अंदर जल प्रवेश कर जाता है। तो ये आप एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो, आपने किया भी होगा, आपने देखा भी होगा। किशमिश को रात भर भिगो दोगे तो सुबह वो फूल जाती है। क्यों फूल जाती है? यही रीज़न है, क्योंकि जब हम किसी कोशिका को अधिक जल वाले क्षेत्र में रखते हैं तो जल अधिक से कम क्षेत्र की तरफ मूव करती है। तो इसे क्या कहा जाता है? हालांकि ये वाला जो पार्ट है वो शायद एनसीईआरटी में नहीं है, शायद क्या है ही नहीं, मैं बता रहा हूँ। जब जल के अणु कोशिका के, अभी लिखिएगा मत, सिर्फ समझिए, याद करिए, अंदर प्रवेश करते हैं तो इसे अंतःपरासरण कहते हैं। तो इसे अंतःपरासरण यानी एंड ऑस्मोसिस कहा जाता है। ठीक है, इसे हम अंतःपरासरण कहते हैं, यानी जब जल कोशिका में बाहर से अंदर की तरफ प्रवेश करता है तब इसे हम एंड ऑस्मोसिस या अंतःपरासरण कहते हैं। ठीक, तो ये तो बात समझ में आई। जब हम किसी ऐसे जल में, किसी ऐसे विलयन में जिसमें जल की मात्रा अधिक हो, उसमें हम किसी कोशिका को डुबोते हैं तो जल बाहर से कोशिका के अंदर प्रवेश करने लगती है, जिससे कोशिका फूल जाती है। ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? ऐसे विलयन को कहा जाता है अल्प परासरी दाब विलयन। इंग्लिश में इसे कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब हम किसी कोशिका को अल्प परासरी विलयन में डालते हैं तो क्या होगा? तो आप बताओगे कि जब हम किसी कोशिका को अल्प परासरी विलयन में डालते हैं तो जल विलयन से कोशिका के अंदर प्रवेश करने लगता है, अर्थात अंतःपरासरण एंड ऑस्मोसिस होने लगता है। ठीक है, अब दूसरा केस क्या आता है? दूसरा केस, यदि कोशिका को ऐसे विलयन में रखा जाता है जिसमें जल की मात्रा कोशिका में उपस्थित जल की मात्रा के बराबर हो, जल की मात्रा के बराबर हो, तब क्या होगा? जब हम किसी कोशिका को एक ऐसे विलयन में रखते हैं जिसमें जल की मात्रा कोशिका में उपस्थित जल की मात्रा के बराबर हो। ठीक है, अब हमने एक ऐसे कोशिका को लिया है जिसमें जल अंदर और बाहर उसकी मात्रा बराबर है, यानी ना तो इधर ज़्यादा है ना तो कोशिका के अंदर। जल के अणुओं की मात्रा बाहर भी उतनी है, अंदर भी उतनी है। तब क्या होगा? जैसे फूली हुई किशमिश, मैंने बताया ना, रात भर आप पानी में भिगो दो, किशमिश फूल गया। अब उस किशमिश, फूले हुए किशमिश को शुद्ध पानी में डाल दो, तो क्या अब भी अंदर बाहर जाएगा जल के अणु? नहीं, क्योंकि जितना अंदर जाना था उतना चला गया। तो जल के अणु जब अंदर और बाहर दोनों तरफ
अणुओं की मात्रा बराबर होती है तब समान रूप से जल के अणु अंदर और बाहर आते जाते रहते हैं, अर्थात कोशिका जैसी है वैसे ही बनी रहती है, कोई परिवर्तन नहीं आता। ऐसे विलयन को कहा जाता है समपरासरी विलयन। समपरासरी विलयन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन इंग्लिश में कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर है बातें कि जब बाहर जल के अणुओं की मात्रा कोशिका के अंदर के जल के अणुओं की मात्रा के बराबर हो तो ऐसे विलयन को समपरासरी विलयन कहते हैं। इस प्रकार के विलयन में कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं आता, ना तो कोशिका के अंदर जल जाएगा ना तो बाहर जाएगा, अगर जाएगा भी तो दोनों मात्रा में बराबर जाएगा और बाहर आएगा। ठीक, तीसरा कंडीशन क्या होता है, जब कोशिका को अतिपरासरी विलयन में, अतिपरासरी नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे, कोशिका को ऐसे विलयन में रखा जाता है जिसमें शर्करा अधिक हो व जल की मात्रा कम हो, जल की मात्रा कम हो, तब क्या होगा। तो तीसरा स्टेप होता क्या है कि जब हम किसी कोशिका को एक ऐसे विलयन में रख दें जिसमें जल के अणु कम हो, ठीक है, कम अणु बनाते हैं, जल के अणु कम हो, ज़्यादातर क्या हो उसमें शुगर हो, ज़्यादातर शुगर हो, शर्करा चीनी हो। अगर ऐसे विलयन में हम किसी कोशिका को रखते हैं, अगर हम ऐसे विलयन में किसी कोशिका को रखते हैं तब क्या होगा। अब मैंने बताया ना कि यहाँ पर जल क्या है, कम है, और यहाँ पर जल अधिक है, अधिक, तब बताओ क्या होगा। प्राकृतिक रूप से जल अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, यानी कोशिका के अंदर से जल बाहर चला जाएगा। अब बताओ, अगर आप एक बैलून लिए हो जिसमें पानी भरा हो, अब उस पानी को धीरे धीरे आप निकालोगे तो क्या होगी, बैलून छोटी होती जाएगी। सेम वही चीज़ होता है, जब कोशिका के अंदर से जल बाहर चला जाता है तो कोशिका सिकुड़ जाती है, यानी वही भीगी हुई जो आपने किशमिश रात भर के लिए पानी में रखा था, जो सुबह फूल गई है, उसी फूले हुई किशमिश को एक गाढ़े चाशनी में डाल दो तो थोड़ी देर बाद देखोगे तो वो सिकुड़ जाएगा। तो क्या होता है, कोशिका के अंदर से जल बाहर चला आता है। तो जब बाहर जल की मात्रा कम होती है, कोशिका के अंदर जल अधिक होता है, तो जल कोशिका से बाहर चला जाता है और कोशिका सिकुड़ जाती है। ऐसे विलयन को कहा जाता है अतिपरासरी विलयन, अतिपरासरी विलयन, यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, कोशिका सिकुड़ जाती है, कोशिका सिकुड़ जाती है। याद करिए इतना बात, क्योंकि यही सारे आपसे पूछे जाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आई कि कोशिका, अब देखिए कोशिका से जल बाहर आ रहा है, तो कोशिका का जल से कोशिका में से जल का बाहर आना क्या कहलाता है। जैसे आपने अभी पढ़ा कि कोशिका जब जल के अंदर प्रवेश करती है तो इसे हम अंतःपरासरण कहते हैं, तो जब बाहर आती है तब उसे क्या कहते हैं, जब जल के अणु कोशिका से बाहर निकल जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, बहिपरासरण। क्या कहते हैं, बहिपरासरण, बहिपरासरण इंग्लिश में कहते हैं एक्सऑस्मोसिस, एक्सऑस्मोसिस, एक्सऑस्मोसिस कहा जाता है। क्लियर है बात। तो जब हम किसी कोशिका को अल्पपरासरी विलयन में, यानी इससे पहले वाला जो भी विलयन बताए थे, सबसे पहला वाला अल्पपरासरी विलयन में रखते हैं तो कोशिका फूल जाती है,
यानी उसमें क्या होता है, अंतःपरासरण होता है, जल बाहर से कोशिका के अंदर प्रवेश करती है। जब कोशिका को हम अतिपरासरी विलयन में रखते हैं तो कोशिका से जल बाहर चला आता है, इसे हम बहिपरासरण एक्स ऑस्मोसिस कहते हैं। बस इतना बात आपने जाना। अब आप पॉइंट में बना के लिखेंगे अपनी कॉपी में। आपने लिखा कि कोशिका किसकी बनी होती है, कोशिका का संगठक क्या है, उसमें आपने यहाँ तक लिखा कि कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। अब आप अगले लाइन से लिखेंगे, प्रश्न बना के लिखेंगे कि कोशिका में अणुओं की गति कैसे होती है, पदार्थ कोशिका के बाहर कैसे जाते हैं। तो अब आप लिखेंगे उत्तर। कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन कोशिका के अंदर व बाहर विसरण प्रक्रिया के द्वारा जाते हैं। पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। कुछ इसी प्रकार की प्रक्रियाएं कोशिका में होती हैं। उदाहरण के लिए जब कुछ पदार्थ जैसे CO2 ब्रैकेट में लिखेंगे, जो एक कोशिकीय अपशिष्ट है जिसका निष्कासन आवश्यक है, ब्रैकेट क्लोज, कोशिका में एकत्र हो जाती है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। कोशिका के बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका के अंदर CO2 की सांद्रता से कम होती है। जैसे ही कोशिका के अंदर व बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आता है, उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर CO2 कोशिका से बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तब ऑक्सीजन बाहर से कोशिका के अंदर विसरण की प्रक्रिया द्वारा चली आती है। अतः कोशिका में गैसों के आदान प्रदान में विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे कि जल भी विसरण के नियम के अनुकूल ही गति करता है। जल के अणुओं की गति यदि विभेदक पारगम्य झिल्ली, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कोशिका झिल्ली, ब्रैकेट क्लोज, के द्वारा होती है तो इसे परासरण कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों के कारण भी प्रभावित होती है। इस प्रकार परासरण की प्रक्रिया में जल का नेट विसरण एक विभेदक पारगम्य झिल्ली के द्वारा उच्च विलेय सांद्रता की ओर होता है। अगली लाइन से लिखेंगे प्रश्न, यदि हम किसी पादप कोशिका या जंतु कोशिका को शक्कर या नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा। अगली लाइन से लिखेंगे निम्नलिखित में से कोई एक परिघटना हो सकती है। पहला, यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम तथा जल की मात्रा अधिक हो, कॉमा में रखा गया हो तो जल परासरण विधि के द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को अल्प परासरणी दाब विलयन या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, पहला वाला। अगली लाइन से ये भी लिख लीजिएगा स्टार बना के कि जब जल के अणु कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं तो इसे अंतःपरासरण यानी इंडऑस्मोसिस कहा जाता है। अगली लाइन से लिखेंगे कि जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल के अणुओं की मात्रा कोशिका से बाहर जाने वाले जल के अणुओं की मात्रा से अधिक होगी। इसका परिणाम यह होगा कि कोशिका में जल अंदर प्रवेश करेगा तथा कोशिका फूल जाती है। आप चाहो तो ये फिगर बना सकते हो। अगली लाइन से लिखेंगे दूसरा केस, यदि कोशिका को ऐसे विलयन में रखा जाता है जिसमें जल की सांद्रता, जिसमें वाह्य जल में, ऐसे लिखेंगे जिसमें वाह्य विलयन में जल की सांद्रता कोशिका में उपस्थित जल की सांद्रता के बराबर हो तो कोशिका झिल्ली में जल की कोई शुद्ध गति नहीं होगी। ऐसे विलयन को समपरासरी विलयन यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अगले लाइन से लिखेंगे जल कोशिका झिल्ली के अंदर और बाहर दोनों ओर गति करता है, लेकिन जितना जल कोशिका से बाहर जाती है उतना ही जल कोशिका के अंदर प्रवेश करती है। इसलिए व्यापक रूप से कोशिका के अंदर जल की कोई गति नहीं होती, अतः कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं होता। आप ये फिगर बना लीजिएगा। तीसरा केस आता है कि जब कोशिका को ऐसे विलयन में रखा जाता है जिसमें वाह्य विलयन में जल की मात्रा कोशिका में उपस्थित जल की मात्रा से कम हो तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका से वाह्य विलयन में
चला जाएगा। ऐसे विलयन को अतिपराशरी विलयन यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। और फिर अगली लाइन से लिखेंगे कि जब जल के अणु कोशिका से निकल जाते हैं तो उसे बहिःपरासरण कहा जाता है। इस स्थिति में कोशिका सिकुड़ जाती है। ठीक है, आप ये फिगर यहाँ पर बना लीजिएगा। आइए आपको थोड़ा सा और इस टॉपिक पर समझाने की कोशिश करते हैं। ये एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, यानी आपने जो पढ़ा है अभी अल्प पराशरी विलयन, तो ये अल्प पराशरी विलयन है। अल्प पराशरी विलयन, जहाँ पर विलयन में जल की मात्रा अधिक होती है और कोशिका में जल की मात्रा कम होती है। तब जल बाहर से अंदर की तरफ प्रवेश करता है, जिससे कोशिका फूल जाती है। यही कारण है कि जब हम रेजिन्स यानी किशमिश को पानी में डालते हैं तो सुबह तक ये फूल जाती है, स्वेलन हो जाती है, फूल जाती है। तो इसे कहते हैं एंड ऑस्मोसिस। अब अगर हम दूसरे फिगर को देखें तो ये है समपराशरी विलयन। जब हम किसी कोशिका को समपराशरी विलयन में रखते हैं, यानी ऐसे माध्यम में जिसमें यहाँ पर भी जल की मात्रा उतनी ही हो जितनी यहाँ पर हो, यानी बराबर हो, तो जल जितना जाएगा बाहर उतना ही जल अंदर भी प्रवेश करेगा। इसलिए कोशिका के आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ऐसे विलयन को समपराशरी विलयन कहा जाता है। नेक्स्ट, जब हम किसी कोशिका को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी अतिपराशरी विलयन में रखते हैं, तब जल यानी ऐसे माध्यम में रखते हैं जहाँ पर विलयन में जल कम हो और कोशिका में जल अधिक हो, तब कोशिका से जल बाहर निकल चला आता है और इस स्थिति में कोशिका सिकुड़ जाती है। यानी जब हम अंगूर को चाशनी में डुबो देते हैं या साल्ट कॉन्सेंट्रेशन नमक के गाढ़े घोल में डाल देते हैं तो वो सिकुड़ जाती है। ठीक है, ये होता है। तो आज के टॉपिक में आपने जाना कि परासरण क्या होता है, विसरण क्या होता है, कैसे कोई भी अणु कोशिका के अंदर या बाहर प्रवेश कर सकती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कोशिका में अगर हम कोशिका को किसी ऐसे विलयन में रखते हैं जहाँ पर जल की मात्रा अधिक है तो जल कोशिका के अंदर प्रवेश करेगी, कोशिका फूल जाएगी। और अगर हम किसी कोशिका को नमक के घोल में या चीनी के घोल में डालते हैं तो वो सिकुड़ जाती है। यही कारण है कि जो हम अचार बनाते हैं, मीठा अचार होगा तो उसमें शुगर ज़्यादा डालते हैं। अगर आपका तीखा अचार है, खटाई वाला, जैसे आम का अचार हो गया या मिर्चा हो गया, तो उसको हम काफ़ी ज़्यादा नमक वाले उसमें विलयन में डुबो के रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बैक्टीरियल सेल ग्रो ना कर पाएँ। बैक्टीरिया जब आएंगी तो नमक का घोल ज़्यादा है कॉन्सेंट्रेशन, तो बैक्टीरिया फटकर नष्ट हो जाती हैं। तो ये कारण होता है। और दूसरी बात कि जब किसी कोशिका को जल की आवश्यकता होती है या ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर या बाहर भेजना होता है तो भी वह परासरण या विसरण विधि द्वारा ही ऐसा करती है। अब अगली लाइन से लिखेंगे, एक कोशिकीय आलवड़ीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा ही जल को ग्रहण करती हैं। अगली लाइन से लिखेंगे कि पौधों के मूल द्वारा यानी जड़ द्वारा जल का अवशोषण परासरण का एक उदाहरण है। इस प्रकार कोशिका के जीवन में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को अपने बाह्य पर्यावरण से पोषण को प्राप्त करने में भी सहायता करता है। कोशिका में विभिन्न अणुओं का अंदर आना व बाहर जाना भी विसरण प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की भी आवश्यकता हो सकती है। अब आइए आपको दिखाते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली कैसी दिखती है। प्लाज्मा झिल्ली कैसे दिखाई देती है। आप जो पढ़े हो कि प्लाज्मा झिल्ली कोशिका को चारों तरफ से घेरती है, तो प्लाज्मा झिल्ली ऐसी होती है एक्चुअल में। प्लाज्मा झिल्ली दो मुख्य चीज़ों से बनी होती है, प्रोटीन व
लिपिड से। इस बात को तुरंत याद करिए कि प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, तो प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। क्लियर है बात? तो अगले लाइन से लिखेंगे कि प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक पदार्थों जैसे प्रोटीन व लिपिड की बनी होती हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ को ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं और इसका प्रयोग अमीबा अपने भोजन को पकड़ने में करता है। ठीक है, अगले लाइन से आप लिखेंगे कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन व अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। अमीबा इसी प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है। आइए दिखाते हैं कैसे। जैसे मैंने बताया ना कि ये अमीबा है, तो अमीबा का ये सबसे बाहरी आवरण क्या है? प्लाज्मा झिल्ली है। तो प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और इसी का फ़ायदा उठाकर अमीबा अपने आसपास जो भी भोज्य पदार्थ होता है उसको ग्रहण करता है। कैसे? मान लो इसके पास यहाँ पर कोई भोज्य कण है, तो ये क्या करता है? अपने इसी प्लाज्मा झिल्ली को बढ़ाता है इसके चारों तरफ। ठीक है, इधर से और इधर से इसको ऐसे से बढ़ाएगा, धीरे धीरे इतना लाएगा, फिर धीरे धीरे इतना लाएगा, फिर उसके बाद ये और बढ़ाएगा इसको। ठीक है, कुछ देर बाद आप देखोगे तो ये ऐसे और बढ़ाएगा और धीरे धीरे ऐसे मिल जाएगा, जिससे भोजन का कण है वो कोशिका के अंदर आ जाता है, अमीबा के अंदर आ जाता है और उसके बाद इसका पाचन होगा, उसके बाद वो भोजन इसको उपलब्ध होगा। अब आता है आपका कुछ क्वेश्चन। एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन है, सॉरी एक मिनट, एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन है। जैसे आपसे पूछा गया है कि CO2 तथा जल जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर और बाहर जाते हैं, इस पर चर्चा करें। तो मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड है चाहे ऑक्सीजन हो, कोशिका में विसरण प्रक्रिया के द्वारा अपने उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाते हैं, और जो जल है, जल भी विसरण के अनुकूल ही व्यवहार करते हैं, और जब जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के माध्यम से गति करते हैं तो इसे परासरण कहते हैं। तो कोशिका, यहाँ पर आंसर मैंने लिख दिया है, आप अपनी कॉपी में ऐसे भी नोट करके याद कर सकते हैं कि कोशिका के बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर CO2 के अंदर सांद्रता में अंतर आता है,
उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से CO2 बाहर निकल जाती है। जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल के अणुओं की गति विभेदक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होती है, जिसे हम परासरण कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। इस प्रकार परासरण की क्रिया में जल का नेट विसरण एक विभेदक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा उच्च विलेय सांद्रता की ओर होता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? क्योंकि वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली इस वजह से कहते हैं क्योंकि कुछ ही अणुओं के आर पार आने जाने की अनुमति देता है। बहुत से ऐसे अणु जो हानिकारक होते हैं उनकी गति को रोकता है। तो प्लाज्मा झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर तथा बाहर आने जाने देती है। यह अन्य पदार्थों को गति को भी रोकती है, इसलिए कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक, इसका आंसर भी आप नोट कर लेंगे। अब मेरा कुछ क्वेश्चन है आपके भाग 1 के टॉपिक और भाग 2 के टॉपिक दोनों को मिलाकर, जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, अपनी कॉपी में भी नोट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दूसरा, किसने बताया कि एक कोशिका के विभाजन नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन व विभेदन से होता है? दूसरा क्वेश्चन, किसने केंद्रक की किसने खोज की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? नेक्स्ट, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली किस प्रकार की पारगम्य झिल्ली है? दूसरा, जब हम किसी पादप कोशिका या जंतु कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में डालते हैं तो क्या होता है? नेक्स्ट, जब हम किसी कोशिका को अति पराशरी विलयन में डालते हैं तो क्या होता है? लास्ट क्वेश्चन, जब हम किसी कोशिका को सम पराशरी विलयन में डालते हैं तो क्या होता है? बस इतने क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी देना, अपनी कॉपी में भी नोट करना है। और आगे के टॉपिक के लिए आप जुड़े रहें यूट्यूब चैनल बायोलॉजी के साथ। धन्यवाद।